तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों की। तो कई सारी विधियां हैं जिसके द्वारा हम मांग की लोच को मापते हैं, जिसमें से कुछ विधियों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहली विधि जो है ये हमारी है प्रतिशत विधि। प्रतिशत विधि यानी कि मांग की लोच को मापने की प्रतिशत विधि को हम अनुपातिक विधि भी बोलते हैं। अनुपातिक विधि भी बोलते हैं। तो इस विधि में क्या किया जाता है, मांग की लोच ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, उसे हम बोलते हैं मांग में प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी कि अगर हमें मांग की लोच पता करनी है तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर देते हैं। तो बच्चों मांग में अगर प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो तो इसका तरीका ये होता है मांग में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग इंटू 100। इसी तरीके से अगर आपको कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो कैसे निकालोगे, कीमत में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत इंटू में 100। तो बच्चों हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन में पी। 100 से 100 कट जाएगा। अगर हम इसके साइन चेंज करें तो डेल्टा क्यू बटे क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन डेल्टा पी। तो हम चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो आप या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अब बच्चे याद रखिएगा मांग की लोच में कई बार यहां पे आपको माइनस का साइन लिखा होता है इस तरीके से, ठीक है। सॉरी यहां पे इसको हटा देते हैं, या यहां पे लगा होगा माइनस का साइन। तो ये माइनस के साइन की जो वैल्यू है, मतलब क्या है इस माइनस का, इसका मतलब ये है ये माइनस डिनोट कर रहा है कि कीमत में और मांग में विपरीत संबंध है। जैसे कि -2 और -5 में ज्यादा क्या है, तो ज्यादा की जब हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो -5 वैल्यू हमेशा ज्यादा कहलाएगी एज कंपेयर टू -2 के, क्योंकि यहां पे जो माइनस है वो कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। माइनस इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी को, तो ये आप याद रखिएगा। हालांकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सेकंड मेथड, जिसको कि हम कुल व्यय विधि बोलते हैं बच्चों। तो 12th क्लास यानी कि सीबीएसई में 11th क्लास में केवल यही प्रतिशत विधि है, बाकी के टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर आप एडवांस तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस सबको भी आप पढ़ना चाहिए आपको, जो बाकी के मेथड में आपको करा रहा हूं कुल व्यय विधि। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि कुल व्यय विधि का जो निर्माण किया था वो मार्शल ने किया था। और कुल व्यय विधि में इस बात को मेजर किया जाता है कि कीमत में जो चेंज हुआ है, यानी कि कीमत घटी है या बढ़ी है, उससे कुल व्यय पर क्या असर पड़ा है। तो एक बार मैं आपको कुल व्यय बता देता हूं, कुल व्यय क्या होता है। कुल व्यय कैसे निकालते हैं, कुल व्यय निकालने के लिए प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके बच्चों, तो इसके अंदर हम एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि सही गुणक तो नहीं निकाल पाते। जैसे इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते। लेकिन इससे हमें यह आइडिया हो जाता है कि इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, इक्वल टू 1 है या लेस देन 1 है। जैसे फर्स्ट केस की बात करें जिसमें हम इलास्टिसिटी मान रहे हैं इक्वल टू 1, इकाई के समान लोचदार मांग। इस केस में क्या होता है बच्चों, जब इकाई के समान लोचदार मांग होती है तो इस केस में प्राइस के घटने से या बढ़ने से हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई असर नहीं होता। तो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए प्राइस है और क्वांटिटी है और टोटल एक्सपेंडिचर है। तो प्राइस मान लीजिए 10 पर, डिमांड भी 10 है, यानी कि टोटल खर्चा जो हमारा वो 100 है। प्राइस अगर 20 हो गया तो जो डिमांड है वो 5 हो गई, ठीक है। जिसकी वजह से यहां पे आप कितना खर्चा करोगे, 100 ही खर्चा करोगे। और अगर प्राइस जो है वो 5 हो जाती है तो आप कितना क्वांटिटी खरीद रहे हो, 20, जिसकी वजह से आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 100 हो जाता है। तो इस तरीके की केस में जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 कहलाएगी बाय दी
टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि क्या बता रहा है कि प्राइस के बढ़ने से आपका एक्सपेंडिचर सेम रहा और प्राइस के घटने से भी एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहा। तो अगर हम इसका वक्र बनाएं तो बच्चों इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके का वक्र अगर बन रहा है, यानी कि ईडी जो है हर पॉइंट पर, जैसे यहां पे भी ए पर, बी पर, सी पर, तो सभी पर जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर का एरिया है, ये मान लीजिए जैसे एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया की, तो ये 100 के बराबर है, ठीक है। अगर हम इस बी पॉइंट के अंडर की एरिया की बात कर रहे हैं तो ये भी 100 के बराबर है, और इस सी पूरी एरिया की बात कर रहे हैं तो ये भी 100 के बराबर है। तो इस तरीके का मांग वक्र अगर बनता है तो इसको बोलते हैं हम बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हिंदी में एग्जैक्ट क्या बोलते हैं वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो है केस वो है हमारा इकाई से अधिक लोचदार मांग। तो इकाई से अधिक लोचदार मांग कब कहलाएगी बच्चों? जब प्राइस के बढ़ने से जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो घट जाए और प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। यानी कि प्राइस अगर बढ़ती है और टोटल एक्सपेंडिचर घटता है और प्राइस घटती है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, इसका मतलब जो कुल व्यय है वो विपरीत दिशा में जा रहा है कीमत से, तो इस स्थिति में जो मांग की लोच होगी वो इकाई से अधिक लोचदार कहलाएगी। जैसे कि मान लीजिए कीमत है, मात्रा और कुल व्यय, ओके बच्चों। तो मान लीजिए कीमत 10 रुपए पर आप 10 वस्तु खरीद रहे हो, टोटल खर्चा 100 कर रहे हो। जैसे गुड्स 20 रुपए की हुई, आपने 4 खरीदी और खर्चा आपका 80 हो गया, यानी कि कीमत बढ़ने पर आपका खर्चा जो है वो कम हो गया। और इसी तरीके से अगर कीमत 5 हो जाए तो आप 24 खरीद रहे हो, यानी कि आपका जो खर्चा है वो बढ़ गया। तो इस स्थिति में जो मांग की लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार कहलाएगी। तीसरा केस हम ले रहे हैं बच्चों इकाई से कम लोचदार। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, कीमत जब बढ़ती है तो कीमत बढ़ने से जो हमारा कुल व्यय है वो कांस्टेंट रहता है। सॉरी गलत बोल दिया मैंने। कीमत बढ़ने से जो हमारा कुल व्यय है वो बढ़ जाता है और कीमत घटने से कुल व्यय जो है वो घट जाता है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो कुल व्यय बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो कुल व्यय घट जाएगा। तो इस केस में देखिए क्या होता है, प्राइस मान लीजिए आप उसी तरीके से ले लेते हैं। मान लीजिए प्राइस जो है वो 10 रुपए पर आप 10 खरीद रहे हो, 100 रुपए खर्च कर रहे हो। अगर आपकी जो कीमत है वो 20 रुपए हो जाए तो आप 6 खरीदोगे, यानी कि आपका खर्चा बढ़ गया, कीमत बढ़ने से आपका खर्चा बढ़ गया। और अगर कीमत 5 हो जाए तो आप इसकी जो संख्या है वो केवल आप क्या कर रहे हो, 18 कर दोगे, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो डिमांड है वो क्या हुई, ये आपका जो कुल खर्चा है वो घट गया कीमत घटने से। तो इस स्थिति में मांग की जो लोच है वो इकाई से कम लोचदार कहलाएगी। तो आप याद रखिएगा कि अगर कीमत बढ़ने से कुल व्यय सेम रहता है, कीमत चेंज होने से कुल व्यय सेम रहता है तो इकाई के समान लोचदार। जिस दिशा में कीमत में परिवर्तन होता है उसी दिशा में कुल व्यय में परिवर्तन होता है, सेम डायरेक्शन में, तो इकाई से अधिक लोचदार। और जिस डायरेक्शन में कीमत में परिवर्तन होता है मांग में उससे अपोजिट डायरेक्शन में परिवर्तन होता है तो इकाई से कम लोचदार। तो बच्चों में इसका एक डायग्राम भी आप बच्चों के लिए बना सकते हैं। मैं आपको एक डायग्राम भी बना के दिखा देता हूं, थोड़ा यहां से रिमूव कर लेते हैं जगह, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों वो भी आप एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं प्राइस और यहां पे लिख लेते हैं कुल व्यय। तो माना कीमत जो है वो P0 थी तो आपने इतना खर्चा किया, ओके बच्चों। तो जैसे कीमत बढ़ी P1 हुई, आपका खर्चा बढ़ गया, यानी कि प्राइस बढ़ने से खर्चा भी बढ़ गया। तो इस स्थिति में ईडी जो होगी वो कहलाएगी लेस देन 1। अब प्राइस मान लीजिए फर्दर बढ़ जाता है लेकिन खर्चा आपका कांस्टेंट रहता है, यानी कि प्राइस ऊपर जाने से आपका खर्चा चेंज नहीं हुआ, तो ईडी कहलाएगी लेस देन 1, सॉरी इक्वल टू 1। और अगर कीमत ऊंची होने से आपका खर्चा कम हो जाता है तो इस स्थिति में आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर का कर्व है वो इस तरीके से बनेगा, जो क्या बता रहा है, कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ गया इसलिए ईडी लेस देन 1 है, कीमत बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा इसलिए इक्वल टू 1 है, कीमत बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर घट गया इसलिए ईडी मोर देन 1 है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारी कुल व्यय विधि कंप्लीट होती है। अगली विधि जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी आर्क मेथड, चाप विधि। तो जो तीसरी विधि के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है चाप विधि।
आर्क मेथड बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये मान लीजिए एक मांग वक्र है, चाहे तो आप इसको कैसे भी ले सकते हैं, इस तरीके का मांग वक्र ले लिया है, इसमें दो पॉइंट है ए और बी। ठीक है, तो मान लीजिए कीमत पहले 10 रुपए पर आप 100 गुड्स खरीदते थे, और जैसी कीमत आपकी 15 हो गई, आपकी जो क्वांटिटी है वो 50 हो गई। ठीक है, हमने ये मान लिया, चलिए सिंपल मान लिया। चाप विधि के अंदर क्या होता है, आप दो मांग वक्र, जैसे दो पॉइंट हैं, इसके बिल्कुल मिड में, मिड कहां होगा, इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर, यानी कि बिल्कुल मध्य में, जिसको पॉइंट हम सी बोल देते हैं, इस पॉइंट पर मांग की लोच पता की जाती है। यानी कि जब आपने प्रतिशत विधि की थी तो आपने एक पॉइंट से बी पॉइंट पर चलते थे, लेकिन इस विधि में क्या होता है, आप बिल्कुल मिड में आप इलास्टिसिटी पता करते हो, ये आप याद रखिएगा। यानी कि इस विधि के अंतर्गत चाप वो पॉइंट होता है जो दोनों के बीच में आता है। तो फॉर्मूला क्या लगता है, एक बार वो जरूर याद रखिएगा आप, मांग की आड़ी लोच का, ओह सॉरी, मांग की क्या बोल रहा हूं मैं, मांग की जो चाप विधि है उसका जो फॉर्मूला है उसके बारे में हम कर रहे हैं। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला है Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0, ठीक है, इंटू P0 P1 अपॉन Q0 Q1। तो ये इसका फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। आप चाहें तो इसको डेल्टा क्यू भी बोल सकते हो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, बस इसमें दोनों ही प्राइसेस और दोनों ही क्वांटिटी को ले लेते हैं, ये बेसिक अंतर है। तो किस तरीके से सवाल को कैलकुलेट करेंगे, अगर मान लीजिए कैलकुलेशन करने को आ जाए तो डेल्टा क्यू यानी कि ये बीच का डिफरेंस जो कि 50 है, डेल्टा पी जो कि इसके बीच का डिफरेंस जो कि 5 है, इंटू पी, दोनों ही प्राइसेस को ले लेंगे, दोनों ही तरीके के प्राइस आ जाएंगे, 25 और 15 दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 25, और क्वांटिटी में दोनों ही क्वांटिटी को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, तो डिवाइड जब आप करोगे तो ये 3 बचेगा, और इसको करोगे तो ये 5/3 आ जाएगा। आपका सिंपल आंसर ये वाला होगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक और विधि है जो इसके बारे में हम बात करेंगे, वो है रेखा गणितीय विधि। मैं यहां लिख देता हूं, रेखा गणितीय विधि, इसको बिंदु विधि भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारी चौथी विधि हो गई, बिंदु विधि। इसके अंतर्गत क्या करते हैं बच्चों, ये भी मार्शल के द्वारा बनाई गई। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, दो तरीके से, एक तो सरल रेखीय मांग वक्र और एक है अरेखीय मांग वक्र। तो मान लीजिए ये मांग वक्र है, मान लीजिए ये मांग वक्र है। अब इस पॉइंट पे हमें मांग की लोच पता करनी है, तो हम क्या करते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं जो इस पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए नीचे की तरफ जाती है। जैसे मान लीजिए ए बी पॉइंट दे दिया, तो अगर ये बिल्कुल मिड में कट कर रही है तो हमारा फॉर्मूला जो बनता है वो है मांग वक्र का निचला हिस्सा, यानी कि जो मांग वक्र का निचला हिस्सा है, जैसे मान लीजिए ये हम इसको LM बोल देते हैं, तो AM निचला हिस्सा है, और इसको डिवाइड कर देंगे, यहां मैं लिख देता हूं AM, और इसको डिवाइड कर देंगे मांग वक्र के ऊपरी हिस्से से जो कि AL है। तो अगर डिवाइड करने पर आंसर पॉइंट 1 में आता है तो ईडी, जैसे इस केस में दोनों बिल्कुल बराबर बराबर है, तो इसलिए ईडी जो होगी वो इक्वल टू 1 होगी। अलग मोर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एक और तरीका है जिसमें मान लीजिए एक सिंपल लाइन हमने खींच लिया, जैसे सिंपल लाइन खींच लिया, और इसके ऊपर हमने अलग अलग पॉइंट रख लिए। मान लीजिए ये बिल्कुल मिड में है, ए बोल देते हैं या इसको सी बोल देते हैं, ए बी सी डी और ई। तो हम इन अलग अलग पॉइंट पर हमें मांग की लोच पता करनी है। देखिए, अगर हम ए पॉइंट पे बात करें तो फॉर्मूला वही है, मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। चलिए हम मान लेते हैं कि माना सुविधा के लिए ए ई जो है लाइन, ये ए ई,
वो 4 सेंटीमीटर की है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम सी बिंदु पे निकालेंगे तो ईडी कैसे निकालोगे? निचला हिस्सा कितना है? सीई अपॉन सी ए। तो टेक्निकल भाषा में जो सीई होगा वो सी ए के बराबर होगा, क्योंकि बिल्कुल मिड में है। तो जब आप डिवाइड करोगे इसको तो आंसर जो होगा वो 1 आएगा, यानी कि इस केस में जो ईडी होगी वो इक्वल टू 1 होगी। अगर हम बी पॉइंट पे बात करें, यानी कि बी बिंदु पर अगर हम मांग की लोच निकालना चाहें तो निचला हिस्सा क्या है? निचला हिस्सा देखिए पूरा का पूरा निचला हिस्सा है आपका बी से लेके ई तक, यानी कि बी ई लिख देता हूं मैं यहां पे, और ऊपरी हिस्सा ए बी है। क्योंकि निचला हिस्सा बड़ा है, आप खुद देख पा रहे होंगे ए ई जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू ए बी के। तो इस केस में क्योंकि बी ई जो है इट इज ग्रेटर देन ए बी, तो इस केस में जो ईडी होगी इट विल बी मोर देन 1। ये क्लियर कर लीजिए आप बात को। इसी तरीके से अगर हम डी पॉइंट पे पता करें तो डी पॉइंट पे निचला हिस्सा डी बी है, सॉरी डी ई है, और ऊपरी हिस्सा डी ए है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो डी ई जो है वो छोटा हिस्सा है, यानी कि डी ई जो है छोटा है डी ए से, तो जो ईडी होगी वो भी लेस देन होगी 1 से। अगर ए पॉइंट पे बात करें तो निचला हिस्सा तो पूरा का पूरा ही है, ऊपरी हिस्सा कुछ है नहीं, तो निचला हिस्सा यानी कि अगर हम 4 को 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आएगा। इसी तरीके से यहां पर ईडी जो है वो इन्फिनिटी की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि यहां पर हमने बताया ईडी जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा, यहां पे ई मोर देन 1 होगा और यहां पे ई लेस देन 1 होगा। और इस पॉइंट पर ईडी जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि सारा का सारा निचला हिस्सा है 0 है और ऊपरी हिस्सा है ए ई, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने 4 विधियों को समझा। इसके अलावा एक और विधि होती है जिसको हम आर्क मेथड, जिसको हम बोलते हैं रिवेन्यू विधि। तो रिवेन्यू विधि के बारे में भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, रिवेन्यू विधि क्या होती है। तो इसके अंदर क्या होता है मैं यहां पे बता देता हूं, जगह थोड़ी कम है, ठीक है, यहां पे बता देता हूं बच्चों में इस जगह पे। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं बच्चों आपके लिए आगम विधि का, जिसमें हम आपको फॉर्मूले को डेरिवेट करना सिखाएंगे। इस केस में अगर जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी होती है तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू होनी चाहिए और साथ ही साथ मार्जिनल रेवेन्यू की भी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू गिवन है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम रेवेन्यू मेथड से, आगम मेथड से इलास्टिसिटी पता कर सकते हैं, यानी कि प्राइस होना चाहिए, साथ ही साथ हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू भी होना चाहिए। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में कराऊंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, थैंक यू।